स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां यूनिट 7 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज जिन क्वेश्चनों पे हम बात करने वाले हैं ये करंट अफेयर्स में जो चीज़ें लाइमलाइट में रहीं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक एक करके आसानी से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की IRNS श्रृंखला के तहत कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना है या किए गए हैं। अब यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं वो फटाफट चीजों को देखिए, पुराने स्टूडेंट इनका ऑप्शन आंसर करना स्टार्ट कीजिए। तो जो ये IRNS श्रृंखला है ये उपग्रहों की श्रृंखला है और यही है भारत का, जिसे हम साधारण शब्दों में GPS बोल सकते हैं, लेकिन दरअसल में नाविक भारत का GPS नहीं है, RPS है, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम। तो नाविक जो है वो 7 कृत्रिम उपग्रहों से मिलकर पूरे पृथ्वी को घेरने की व्यवस्था है। और जो 7 कृत्रिम उपग्रह हैं वही दरअसल में हैं IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। तो ऐसे टोटल कितने हैं? दरअसल में ये 7 सैटेलाइट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दरअसल में इसको स्टार्टअप किया था या इसको शुरू करवाया था। और नाविक जो है ये मछुआरों के लिए शुरुआत में उन्होंने समर्पित किया था, लेकिन बाद में नाविक की हेल्प से हम इंडिया और उससे जुड़ा हुआ 1500 किलोमीटर के रेंज में क्या चल रहा है इसको आसानी से हम देख सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा याद रखेंगे वो होगा C। याद रहेगी ये चीज। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति यदि मैं बोलूं तो आपको याद रखना है, और निश्चित रूप में काफी कंफ्यूजन मैंने करके दी है, हालांकि जिनको पता होगा वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा साल 1984 में रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस इनकी हेल्प से अंतरिक्ष में गए थे। तो ये चीज आपको सिंपल सी बात याद रखनी कि राकेश शर्मा भारत का सबसे पहला पर्सन है जो कहाँ गया था? अंतरिक्ष में। लेकिन यदि मैं पूछूं कि भारत की सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, भारतीय मूल की या भारत की, वो है कल्पना चावला। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि भारत का पहला पुरुष कौन है और भारत की पहली महिला कौन है, और इन्हीं को स्पेस गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात बोलूं अंतरिक्ष में कदम रखने वाला तो ये तो हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में इसरो ने जो अपना डीप स्पेस मिशन भेजा था आदित्य L1, सूर्य की सतह की या सूर्य के कोरोना की जांच के लिए दरअसल में उन्होंने इस मिशन को किया था। और आदित्य L1 मिशन 2023 में ही छोड़ा गया था, और आदित्य L1 के छोड़े जाने के लगभग 10 से 12 दिन के बाद ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया था। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो है आदित्य L1। यहाँ L का मतलब याद रखेंगे लग्रांज पॉइंट होता है। ये लग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है ये बराबर होती है। अब चलते हैं आगे। हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस क्रेटर की फोटो खींचकर पृथ्वी पर भेजी है? अब याद करिए चंद्रयान 2 जो है ये कब हुआ था? 2019 में इसरो ने मिशन किया था। और हालांकि इस मिशन में 3 चीजें थीं, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, और लैंडर के अंदर एक भ्रमणकारी यंत्र था जिसको हम कहते हैं रोवर।
और रोवर ही मून की सरफेस पे चलना था और यही एआई टेक्नोलॉजी से युक्त था दरअसल में। तो यदि मैं बोलूं कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये जो तीन हैं, इसमें से ऑर्बिटर जो है ये मून के चारों ओर घूम घूम कर हमको मून की सरफेस में जो चीजें हैं उनकी हमको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस क्रेटर की फोटो खींचकर हमको इनके बारे में जानकारी दी। आंसर है मित्रा क्रेटर। तो मित्रा क्रेटर की फोटो हमको चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिली थी। अब इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब हुआ है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब हुआ है, यदि आपको ये जानना है तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं, आप उनको हमेशा माइंड में याद रखेंगे। एक इंस्टीट्यूट है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये बना था 1 जून 1945 को। फिर कुछ समय बाद परमाणु, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऊर्जा आयोग बना। और परमाणु ऊर्जा आयोग जो बना है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद बना। और जिस डेट को बना वो है 10 अगस्त 1948। और 10 अगस्त 1948 से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। इसके जस्ट बाद परमाणु ऊर्जा आयोग बनने के 6 साल बाद परमाणु ऊर्जा विभाग बनता है, जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये बना था 3 अगस्त 1954। मतलब मेरे को जो चीज बतानी थी वो चीज ये है कि आयोग से विभाग बनने में, स्पेशली परमाणु ऊर्जा का, ये 6 साल लग जाते हैं। तो याद रहेगी ये चीज, कब बना था, 1954 में। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो 1954 है। 1954 से ही भारत में भारत रत्न परंपरा की शुरुआत भी हो चुकी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संबंधित अनुसंधान कार्य मुख्य रूप से कहाँ संपादित किए जाते हैं। मतलब कहने का हुआ ये कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी इंस्टीट्यूट हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिखाई दे रहा है वो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। याद रखेंगे ये चीज। इसको शॉर्ट में हम PRL भी कहते हैं। और इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। और विक्रम साराभाई ने, दरअसल में हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा ये दोनों हिंदुस्तान आते हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए TIFR बनाने में लग जाते हैं। और डॉक्टर विक्रम साराभाई खुद के संसाधनों की मदद से, खुद की प्रॉपर्टी की हेल्प से अहमदाबाद में, जहां उनके फादर ऑलरेडी काफी रिच पर्सन थे, उन्हीं के सहयोग से वो PRL की स्थापना करते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना करते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला जो है, याद रखेंगे ये भी तिरुवनंतपुरम में है और ये भी स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को अंजाम देती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये बेंगलुरु है, ये भी स्पेस को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। और बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में। अब ध्यान से सुनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिसे आज हम इसरो कहते हैं, तो इसरो जो है वो 15 अगस्त 1969 को बना था। लेकिन इसरो जो है इस डेट से पहले से 7 साल पहले से, मतलब इसरो 1962 से काम कर रहा था। लेकिन 1962 में उसका नाम, अर्थात इसरो का नाम इसरो ना होकर इनकोस्पार था। इनकोस्पार का मतलब है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे।
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए किसने धन दिया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल में होता ये है कि 12 मार्च 1944, 12 मार्च 1944 को जो डॉक्टर भाभा हैं, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है, उन्होंने सर दोराबजी टाटा को, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से सर दोराबजी टाटा थे, तो सर दोराबजी टाटा जो हैं, उनका एक ट्रस्ट होता था, उसको डॉक्टर भाभा ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने TIFR इंस्टीट्यूट बनाने की बात बोली। तो आपको हमेशा याद रखना है कि चिट्ठी मतलब फाइनेंशियल लेटर, पत्र लिखा गया है 12 मार्च 1944 को, लेकिन पत्र मिलते ही सर दोराबजी टाटा ने काम शुरू कर दिया और महज 1 साल के अंदर, स्पेशली 1 जून 1945 को उन्होंने TIFR मुंबई के कुलाबा बीच में बनाकर डॉक्टर भाभा को सुपुर्द कर दिया कि लीजिए अब यहाँ पर आप न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट करिए और भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किसको लिखी थी चिट्ठी या फाइनेंशियल लेटर्स? डॉक्टर होमी जे भाभा ने। आंसर है सर दोराबजी टाटा को। चलिए आगे चलते हैं। इनसैट उपग्रहों के प्रचालन का कार्य कहां कहां से संपादित होता है? अब थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बेसिक है जो मैं आपको यहां समझा देता हूं नेक्स्ट उस पे, ताकि आपको हमेशा ये चीज माइंडसेट में रहे और कभी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए, यदि हम कृत्रिम उपग्रहों की बात करते हैं, ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रहों की यदि हम बात करते हैं तो हमको मेंस और प्रीलिम्स में स्पेशली इन 2 के बारे में पढ़ना है। एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हिंदी में कहते हैं इनको सुदूर संवेदी उपग्रह, आपने सुना होगा सुदूर संवेदी उपग्रह। और दूसरी कैटेगरी होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब होता है संचार उपग्रह, या इन्हीं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दूर संचार उपग्रह। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं ये अर्थ के चारों ओर घूम घूम कर पृथ्वी का चित्र लेते हैं, मतलब अर्थ का इमेज लेते हैं, और अर्थ का इमेज जब ये लेते हैं तब कहीं हम अर्थ का मानचित्रण बना पाते हैं, अर्थ की मैपिंग कर पाते हैं। इसी वजह से इनको अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट और अर्थ मैपिंग सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ का जब तक इमेज क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम उसका मैप नहीं बना पाएंगे। अब ध्यान से सुनेगा, संचार उपग्रह जो हैं ये भी दूर संचार का काम करते हैं। जैसे टीवी जो चल रही है ना, टेलीविजन जो चल रहा है, सॉरी टीवी ऐसे होगा, हाँ, रेडियो जो चल रहा है, हमारे इंटरनेट जो चल रहे हैं, है ना, मोबाइल की जो सर्विसेज चल रही हैं, ये सब संचार उपग्रहों की बदौलत है। पहले इनसैट चला करते थे, अब तो जीसैट चल रहे हैं। संचार उपग्रह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और संचार उपग्रहों की 2 सीरीज जो हैं, पहले चला करती थी इनसैट सीरीज, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। अब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज इंदिरा गांधी जी ने साल 1982 से शुरू करी थी, जिस वजह से रंगीन टेलीविजन, कलर टेलीविजन का प्रसारण हुआ था, है ना। और जीसैट सीरीज 2000 में स्टार्ट की गई क्योंकि इनसैट सीरीज को क्लोज कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इनसैट सीरीज के सैटेलाइट सही से काम करते हैं कि नहीं, इन पे कंट्रोलिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रखती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इनसैट सीरीज जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंतर्गत आती है, जो संस्था इन पर निगरानी रखती है उसका नाम है MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है इसका हेड ऑफिस कर्नाटका के हासन में है, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में एक ब्रांच बनाई है और वो ब्रांच है भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश में भोपाल से भी इनकी एक ब्रांच जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कंट्रोल करती है। जबकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी एक सेंटर है इसरो का, जिसको कहते हैं NRO,
NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदी उपग्रह केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी उपग्रह केंद्र, इसका हेड ऑफिस जो है ये आपको याद रखना है, इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि इनसैट उपग्रहों पर, इनसैट उपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर कौन कंट्रोल रखता है? तो आप याद रखेंगे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जिसका हेड ऑफिस हासन में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूं, आप ये याद रखेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, इसको सैक भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में पहला वर्ड SAC, सैक। तो जो सैक है इसको अहमदाबाद का इसरो बोलते हैं, मतलब इसरो ऑफ अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष संबंधी सारी प्लानिंग यही करता है। जैसे इसरो क्या करता है कि इसरो स्पेस प्लानिंग को सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, पूरी प्लानिंग बना के कौन देता है? सैक देता है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों की प्लानिंग कौन करके देगा? अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बनाएगा कौन, कि कौन सा व्हीकल लगेगा, कौन सा सैटेलाइट लगेगा। तो याद रखेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सारी प्लानिंग जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में होती है और सेंटर का नाम है SAC। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। बस आपको दो बातें याद रखनी है, साउंडिंग रॉकेट जिनको हिंदी में परियापी रॉकेट कहते हैं, और लॉन्चिंग रॉकेट जिनकी मदद से आर्टिफिशियल सैटेलाइटों को स्पेस में भेजा जाता है। तो साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट मतलब सभी प्रकार के रॉकेटों का निर्माण स्थल होता है। कौन सी चीज? तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑल टाइप्स ऑफ रॉकेट आर मैन्युफैक्चर्ड देयर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इसरो। लास्ट में है इसरो उपग्रह केंद्र, कहां पर हेड ऑफिस है? जहां इसरो का हेड ऑफिस है वहीं पर। और याद रखेंगे इसरो उपग्रह केंद्र को शॉर्ट में कहते हैं आईसैक, और आईसैक का हेड ऑफिस कहां पर है? बेंगलुरु में। और जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो सब यहीं डिजाइन होते हैं। तो आर्यभट्टा से लेकर यदि हम बात करें भास्कर 1, भास्कर 2, एप्पल, है ना, और कार्टोसैट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बहुत सारे प्रकार, जैसे रीसैट हो गया, कार्टोसैट हो गया, रिसोर्सैट हो गया, मेगाट्रॉपिक्स हो गया, ओशियन सैट हो गया, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइटों का नाम आप जानते हैं वो सब इसी सेंटर के थ्रू बनाए गए हैं, आईसैक। और स्टार्टिंग में नाम इसका आईसैक था, लेकिन अब इसका नाम बदल के URSC कर दिया गया है, उडुपी रामचंद्र राव सेंटर। चलिए आगे चलते हैं। इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है? अब इसमें थोड़ी सी मेरी एक बात समझ लीजिए जो आपको बहुत काम आएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो नो डाउट स्पेस विभाग है, लेकिन इसमें जो मेरे को एक चीज बतानी है, जब इसरो बना तो इसरो शुरुआत में इस रूप में बना, इनकोस्पार के रूप में बना। इनकोस्पार कब बना? 1962 में बना। अब ध्यान से सुनिएगा, यही 7 साल बाद इसरो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले जो इनकोस्पार है ये जब 1962 में बना तो पंडित नेहरू ने इसको परमाणु ऊर्जा विभाग के हवाले कर दिया कि इनकोस्पार जो भी काम करेगा उस पर देखरेख कौन करेगा? परमाणु ऊर्जा विभाग। और परमाणु ऊर्जा विभाग कब से बना था? याद रखेंगे साल 1954 से 3 अगस्त को बना था। तो 3 अगस्त 1954 से बने परमाणु ऊर्जा विभाग को जवाबदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हर इनकोस्पार की एक्टिविटी को तुम ट्रेस करोगे या चेक करोगे या मॉनिटर करोगे। शुरुआत में तो इनकोस्पार ने हाँ बोल दिया, शुरुआत में तो परमाणु ऊर्जा विभाग ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग का ऑलरेडी काम बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब पे कंट्रोलिंग करना। जब उससे काम नहीं हुआ तो उसने क्या किया, अपना एक इंस्टीट्यूट है TIFR जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। तो TIFR साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कि अब तुम देखोगे इनकोस्पार के काम। मतलब मेरे को ये बताना है आपको कि जब इनकोस्पार बना, मतलब शुरुआत में जब इसरो बना तब वो एक विभाग के अंतर्गत काम कर रहा था और एक वैज्ञानिक संस्थान के अंतर्गत काम कर रहा था। और ये वैज्ञानिक संस्थान TIFR कब बना था? 45 में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब इनकोस्पार से इसरो बना
तो इनको पार से इसरो कितने साल बाद बनेगा? आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल बाद जब इसरो बनता है या उसका रीअरेंजमेंट होता है या पुनर्गठन होता है 15 अगस्त 1969 को, याद रखेंगे 69 लिखा है, जब यूएसए ने मून पर पहला मिशन किया था, अपोलो 11, ये वही चीज है, मतलब उसी टाइम की बात बता रहा हूं। तो इसरो भी इसी विभाग के अंतर्गत काम किया है स्टार्टिंग में, और इसरो जो भी काम करता था उसकी रिपोर्ट टीआईएफआर को भी भेजता था। लेकिन इसरो के बनने के लगभग अच्छे से समझिएगा, इसरो के बनने के 3 साल बाद 1972 में 2 चीजें बनती हैं। कौन सी चीजें बनती हैं? एक बनता है स्पेस कमीशन, हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष आयोग। अंतरिक्ष आयोग कब बना? 1972 में। और जब अंतरिक्ष आयोग बन जाएगा तो कुछ समय बाद लगभग 6 मंथ लेटर बनेगा अंतरिक्ष विभाग। तो अंतरिक्ष विभाग भी उसी साल बना है जिस साल अंतरिक्ष आयोग बना है। ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, जस्ट अ सेकेंड, कि इस भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान इकाई है? तो वर्तमान समय में इसरो किसकी अनुसंधान इकाई है? अंतरिक्ष विभाग की, जो कब से बना था? 1972 से। लेकिन जब से इसरो बना है, इसरो कब से बना है? 1962 से। 1969 में उसका नॉमेनक्लेचर हुआ। तो 1962 से 1969 तक इसरो इस विभाग के अंदर में काम नहीं किया। परमाणु, जस्ट अ सेकेंड, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसरो ने 62 से 69 तक काम किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो मेरे को तो नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 15 अगस्त, हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कभी न्यूज़पेपर को खोलिएगा, आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के अलावा इसरो की स्टार्टिंग डेट भी 15 अगस्त है। तो इसरो की हर साल वर्षगांठ भी मनाई जाती है 15 अगस्त को, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन। और चाहे परमाणु ऊर्जा विभाग हो और चाहे परमाणु ऊर्जा आयोग हो, वो दोनों 1972 में ही बने थे। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसरो के प्रक्षेपण यानों और उपग्रह परियोजनाओं हेतु टेलीमेट्री नियंत्रण की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो सबसे पहले आपको मैं जो चीज बता दूं, इन 4 में से जो ऑप्शन लिखे हैं ये चारों इसरो के मेजर सेंटर हैं। हालांकि मेजर सेंटर जो हैं, इनमें से 3 मेजर सेंटर हैं। पहला है सैक, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उपग्रह अनुप्रयोग इकाई बोलते हैं। इसका हेड ऑफिस है गुजरात के अहमदाबाद में, ये चीज। दूसरा है आईसैक, आईसैक का हेड ऑफिस जो है वो वही है जहां इसरो का हेड ऑफिस है, मतलब बेंगलुरु, और ये कृत्रिम उपग्रहों को बनाता है। आईसैक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट है, कृत्रिम उपग्रहों को निर्माण करता है। सैक के बारे में मैं बता चुका हूं, स्पेस एप्लीकेशन की प्लानिंग करता है। वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यहां पर साउंडिंग रॉकेट और लॉन्चिंग रॉकेट, ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं, मतलब सभी प्रकार के रॉकेटों का निर्माण स्थल है ये। और सबसे लास्ट में बचता है, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्ट्रैक। तो स्ट्रैक का पहले तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए, हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु में ही है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये इसरो के पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे प्रक्षेपण यान, और जो भी पीएसएलवी और जीएसएलवी, तो अब एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि पीएसएलवी प्रक्षेपण यान में जनरली हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब सुदूर संवेदी उपग्रहों को भेजते हैं, और जीएसएलवी में हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रहों को जनरली स्पेस में भेजते हैं। पीएसएलवी जो है, याद रखेंगे, हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है।
जीएसएलवी को हम संचार उपग्रहों के साथ हायर अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं। तो जब भी जीएसएलवी पीएसएलवी जैसे प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो सही से पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, कितना पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस ट्रैक उन पे दरअसल में कंटिन्यूअस कमांड रखता है और बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस भी है। साइट कार्यक्रम चलाने के लिए किस देश के उपग्रहों की मदद ली गई थी? दरअसल में ये है साल 1975 जब इंडिया ने सबसे पहला अपना कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को रशिया के बैकनूर के कॉस्मोड्रोम से कापुस्तिल यार लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया, तब हमने जब रशिया की मदद ली तो यूएसए भला कैसे पीछे रहता। यूएसए ने भी साल 1975 में इंडिया को सॉफ्ट हैंड दिखाते हुए एक प्रोग्राम का पार्ट बनाया जिसका नाम है साइट, और साइट प्रोग्राम में हमने अमेरिका से 2 ट्रांसपॉन्डर किराए पर लिए हैं। तो अमेरिका मतलब स्पेस एजेंसी का नाम हुआ नासा, नासा से इंडिया ने 1975 में 2 ट्रांसपॉन्डर किराए पर लिए और उन्हीं 2 ट्रांसपॉन्डर की हेल्प से इंडिया में दूरदर्शन की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो लगभग एक बहुत बड़े स्तर पर हो पाई। हालांकि दूरदर्शन में स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम प्रसारित होते थे वो एग्रीकल्चर और पशुपालन से रिलेटेड 2 ही प्रोग्राम हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है इसके पीछे बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, उस पर हम कभी अलग से बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि साइट जो प्रोग्राम है इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि सैटेलाइट की हेल्प से टेलीविजन के एक्सपांडिंग पर जोर दिया गया था। सैटेलाइट की हेल्प से जो डाटा है या जो रेंज है उसको बढ़ाने या फैलाने पर बल दिया गया था, जिसके लिए हमने ट्रांसपॉन्डर, वो भी 2 ट्रांसपॉन्डर किराए पर लिए थे अमेरिका से। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा सर ये ट्रांसपॉन्डर क्या बलाए हैं? संचार उपग्रह टीवी, रेडियो, इंटरनेट या मोबाइल कम्युनिकेशन की जो रेंज बढ़ा पाते हैं वो ट्रांसपॉन्डर की हेल्प से बढ़ा पाते हैं। मतलब ट्रांसपॉन्डर वो एपरेटस होता है जो संचार उपग्रहों में लगकर आवृत्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से हमने साइट कार्यक्रम चलाने के लिए उपग्रहों की सहायता ली थी। इसके बाद ऑलरेडी आप लोग एक नाम जानते होंगे कि स्पेस में जाने वाला पहला इंडियन कौन सा है, तो नो डाउट आप जानते हैं राकेश शर्मा। लेकिन स्पेस में जाने वाली पहली गर्ल कौन सी है या डॉटर कौन सी है या महिला कौन सी है? ऑब्वियसली सी बात है कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जब कोलंबिया शटल से 2003 में लौट रही थी तो जनरली उनकी जो शटल है वो अर्थ पर आने के पहले ही कुछ किलोमीटर दूर पे क्रैश हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो बस यही है हमारा इंपॉर्टेंट आंसर कि कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष में गई थी और लास्ट में वो शटल जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंट्री लेती है तो बहुत अधिक फ्रिक्शन या घर्षण के कारण दरअसल में नष्ट हो जाती है। तो कोलंबिया शटल 1 फरवरी 2003 को दरअसल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिनमें कल्पना चावला का मतलब है स्पेस गर्ल का टाइटल इनको दिया जाता है या स्पेस डॉटर भी हम इनको बोल सकते हैं। ये आप याद रखेंगे, इसी वजह से इनको अंतरिक्ष की परी भी कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का नाम क्या है? ये तो आप सब जानते हैं। रशिया ने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत वर्ल्ड में स्पुतनिक 1 की लॉन्चिंग के साथ करी थी। स्पुतनिक को लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस द्वारा, जिसको उस समय रशिया मतलब यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। तो इसी के साथ रशिया ने स्पेस वॉर भी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसके पहले 1957 के पहले पूरी दुनिया का ध्यान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर लगा था। रशिया ने पहला सैटेलाइट छोड़कर पूरी दुनिया का ध्यान स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित कराया था। तो विश्व में
स्पेस होड़ को शुरू कराने वाला देश या विश्व में अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत कराने वाला सबसे पहला देश रशिया ही है, और स्पुतनिक 1 की हेल्प से उसने ये किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पुतनिक 1 का पूरा नाम क्या है, हालांकि इसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर कभी मान लो आते हैं, क्योंकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सामने लिखी हुई है, अगर कभी आते हैं तो इस्तकुतु नेवी स्पुतनिक, दिस इज द फुल नेम ऑफ स्पुतनिक सैटेलाइट। और स्पुतनिक 1 सैटेलाइट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट या वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हु गोज इनटू द आउटर स्पेस। विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? तो शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्तकुतु नेवी स्पुतनिक, दिस इज द फुल नेम। मनुष्य के किस अंग में हिज बंडल होते हैं? कभी ना कभी आपने ये चीज जरूर सुनी होगी, जिनको हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, जिनको हम हिज बंडल कहते हैं, और उन्हीं की मदद से सारे निलयों में जो आवेग है, जो इम्पल्स है, वो फैल पाता है और निलय कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। तब कहीं पल्मोनरी जो आर्टरी है और महाधमनी है उसको मैसेज मिल पाता है। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इनमें, है ना, क्योंकि इस पे फिर टाइम लग जाएगा हमारा। बंडल ऑफ हिज किस में पाए जाते हैं? बस आप ये चीज याद रखेंगे कि बंडल ऑफ हिज किस में पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। अग्नाशय के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अग्नाशय अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इन्हीं को लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा था। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है वो किस अंग से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे अग्नाशय से संबंधित है। और अग्नाशय में ही पूर्ण पाचक रस भी पाया जाता है ना, जिसको हम अग्नाशी रस के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, जिस अंग की पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है, तो पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है मस्तिष्क की, क्योंकि मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, उनमें सेंट्रियोल नहीं होता, जिस वजह से डिवीजन नहीं हो पाता है। किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनती है और रक्त को छानने में हेल्प भी करती है। हृदय के बारे में तो ऑलरेडी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मानव शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? अब ध्यान से सुनेगा। शुक्राणु 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक शुक्राणु की टेल होती है, शुक्राणु का मिडिल रीजन होता है, और शुक्राणु का सबसे आगे वाला रीजन होता है हेड। हेड में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं। और सबसे खतरनाक स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्राणु के अग्रभाग में जो रेड कलर में बना रहा हूँ, शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम ही अंडाणु को पेनेट्रेट करता है और यही बनता है गोल्जी बॉडी से। शुक्राणु का आगे वाला भाग जो एक एंजाइम रिलीज करता हाइलोरियूनिडेज, इस तरह से है। तो मैं जो आपको मेन चीज बता रहा था कि शुक्राणु के सिर में न्यूक्लियस होता है और गोल्जी बॉडी होता है। शुक्राणु का मध्य भाग में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है और यही कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु के मध्य भाग में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अगेन क्या होगा? डी होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का भाग होता है? तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है वो दरअसल में सेरिबेलम को कहते हैं, और सेरिबेलम शारीरिक संतुलन में मदद करता है। तो यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर आसानी से चल पाते हैं, तो हमारे दोनों पैरों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो फिजिकल बैलेंसिंग में सेरिबेलम हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। एंड दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस के बारे में कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस जो है ये गुस्सा का केंद्र होता है, यहाँ पर प्यार का केंद्र होता है, यहाँ पर भूख का केंद्र होता है, यहाँ पर प्यास का केंद्र होता है, यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भूख और प्यास और प्यार और घृणा के अलावा ताप नियंत्रण केंद्र होता है। कहाँ? हाइपोथैलेमस में। और यही हमारी बॉडी को थर्मोरेगुलेट करके रखता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पाया जाता है, उस अंग से जहां से मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि पीयूष अटैच होती है, मतलब हाइपोथैलेमस।
रीढ़ की हड्डी के बारे में तो ऑलरेडी आपको एक ही चीज पता है कि रीढ़ की हड्डी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को कंट्रोल करना, जैसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब रिफ्लेक्स रिएक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित होती हैं। कॉर्पस कैलोसम तो सेरेब्रम को आधारीय सपोर्ट देता है, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है सेरिबैलम, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग ओव्यूलेशन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? अब इसमें ध्यान से सुनिएगा। दरअसल में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कि महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो अंडाशय के अंदर होता है। तो अंडाशय के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनता है, और टर्सरी फॉलिकल ही पूरी तरह से मैच्योर होकर, पूरी तरह से परिपक्व होकर ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है। और फिर यही ग्रेफियन फॉलिकल जो है ओवरी से बाहर रिलीज होता है, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। ध्यान से समझिएगा। तो जब ग्रेफियन फॉलिकल या टर्सरी मैच्योर फॉलिकल ओवरी से बाहर रिलीज होता है तो उस जगह पर फिर एक स्ट्रक्चर बन जाता है अंडाशय के अंदर ही, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर जो है, याद रखेंगे आप, यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे चलकर दो हार्मोन, दो भी नहीं 3 हार्मोन, जिसमें प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट कराने में हेल्प करता है। मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम की मैन्युफैक्चरिंग होती है ओवरी के इनसाइड में, और फिर इसी कॉर्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन निकलते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, लेकिन लिटिल बिट अमाउंट में एस्ट्रोजन भी निकलता है। इसके बाद श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज कहाँ संपन्न होता है? तो हम मनुष्यों में गैसियस एक्सचेंज संपन्न होता है लंग्स में, मतलब फेफड़े में। और फेफड़े में एल्वियोलाई जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसी एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन जाती है और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आती है। मतलब गैसियस एक्सचेंज वाज डन बाय एल्वियोलाई विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन मेथड। विसरण प्रक्रिया के द्वारा एल्वियोलाई या फेफड़ों में गैसीय विनिमय या गैसीय आदान प्रदान होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से रामसर कन्वेक्शन के अंतर्गत कौन सा रामसर साइट है? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये तो 1 लाइनर डाटा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कावेरी डेल्टा। ये जो है रामसर के अंतर्गत रामसर साइट में आता है। और इसके जस्ट बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो डेट आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 25 तारीख से प्रीलिम्स ओरिएंटेड और प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड बैच जो है वो वेदांत एकेडमी स्टार्ट कर रहा है। और निश्चित रूप में आप एक बार आकर डेमो में इजीली एंट्री ले सकते हैं और चीजों को अपने हिसाब से होता देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रीलिम्स को टारगेट किया जाएगा, जो नेक्स्ट आने वाली प्रीलिम्स है ना, और उसके साथ साथ में प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस को भी फोकस रख के उस बैच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये डुअल कोर कॉम्बो होगा जिसमें प्रीलिम्स के साथ में मेंस भी होगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं, और अब इसके बाद जब हम कल मिलेंगे तो इसी के आगे बातें करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, डिटेलिंग के साथ साथ में डिटेलिंग को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट ना देके, जैसे जैसे हमारा टाइम नज़दीक आ रहा, 1 लाइनर फैक्ट की ओर ही आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।